स्टार्ट है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे जगज़न्यारे सपोलों को? क्या नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जगज़न्यारी समाप्ति मैम? गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू ऑल? कैसी रही सुबह से आपकी बाकी क्लासेस? बाकी क्लासेस आप लोगों की कैसी रही? ऑल गुड? हाउ आर यू? आई एम लिटिल फाइन। मैंने थोड़ी सी दवाई ली है। आई होप कि मैं जल्दी रिकवर कर जाऊंगी बच्चों, ठीक है? ये अपने आप ही रिकवर होता है बेटा, अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। अभी मैंने एक हफ्ते से मेडिसिन नहीं ली थी, मैं सोच रही थी खुद से रिकवर कर जाए, बट अभी मैंने कल से थोड़ा सा कफ सिरप लिया है और आई होप कि एक दो दिन में थोड़ा बेटर हो जाएगा और अगले वीक से और बेटर हो जाएगा, ठीक है? बट कोई बात नहीं। आप लोग की बेकार क्यों है? कुछ बच्चे कह रहे हैं बेकार क्यों? सुबह से क्लासेस मस्त, मजा नहीं आ रहा? नींद में ले रहे हो क्या क्लासेस? हाँ, ठीक है, तो नींद में क्लासेस नहीं करना है बेटा। आज हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें। कल हमने ऑलमोस्ट बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था। डिसऑर्डर वाला पार्ट है जो हम आज करेंगे, ठीक है? और बेटा जी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर वाला पार्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से रिलेटेड कुछ 4 NCERT कैटलिस्ट भी है साथ में, और क्योंकि यही वाले टॉपिक्स बचे हुए थे जिसकी कैटलिस्ट हम कर लेंगे। और उसके बाद बेटा हम तपस्या सीरीज करेंगे जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, नीट पैटर्न के क्वेश्चंस है, पर उसमें सबसे पहले नीट में आए हुए सवाल है रिसेंट ईयर के, और फिर बेटा नीट पैटर्न वाले सारे सवाल है। उसमें आपको स्टेटमेंट बेस भी मिलेगा, असर्शन रीजन भी मिलेगा, MCQs भी मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग भी मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगा। तो खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, आई एम टायर्ड, बट बेटा अभी आप लोग फिर से जोश में आ जाएंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी, हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी? देखो तुमसे मुझे जोश लेना है यार, तो तुम बिल्कुल एनर्जी के साथ में क्लास में बैठो, तभी तो बेटा मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि बच्चे एकदम बेटा मजे में पढ़ने के लिए आए हैं। और आज बेटा हमें जो टॉपिक कंप्लीट करना है वो है डिसऑर्डर्स, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बहुत ही छोटू से बेटा बिल्कुल प्यारे प्यारे से 3 डिसऑर्डर्स है, बड़े इजी डिसऑर्डर्स है, ठीक है? उसे करेंगे और फिर तपस्या सीरीज करेंगे। हाई जोश, यस, हाई जोश हमेशा होना चाहिए बेटा, ठीक है? जो तुम्हें अगर हाई जोश नहीं है तो मैं तुमको एक सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस। लेकिन समाप्ति एक्सप्रेस शुरू करने से पहले अगर कभी मोटिवेशन नहीं आती तो एक वो वाला गाना सुन लिया करो बेटा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के। जब आप बेटा मेहनत करते हो, जब आप घिसते हो, जब आप बेटा जी तोड़ मेहनत करते हो, तभी तो बेटा आगे की राह जो है ना वो आसान होती है। बोलते हैं व्हाट यू डू नाउ इज व्हाट यू विल बिकम, यू नो, इन फ्यूचर। जो आज करोगे वो तुम्हारा फ्यूचर को शेप करेगा। तो अपना फ्यूचर कैसे शेप करना है बेटा? बहुत अच्छा शेप करना है। जीवन में जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं, ईश्वर करे कि आप वो सारी चीजें बेटा हासिल कर पाओ। और उसी के लिए बेटा ये जो आपका जो टाइम है ना बेटा, ये जो तुम्हारा एज है, ये एज तुम्हारी अभी सिर्फ मेहनत करने वाली है बेटा। खूब मेहनत करो बेटा, खूब मेहनत करो, और मैं प्रॉमिस करती हूं बेटा तुम आगे की जिंदगी बहुत अच्छी देखना गुजारोगे अगर अभी मेहनत करोगे तो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। हमने कहा था बेटा CO2 जो होता है वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक प्लाज्मा में बेटा डायरेक्टली डिसॉल्व होके, और प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व 7% होता है मैम हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। हीमोग्लोबिन से जब ये बाइंड करता है तो इसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। 20 से 25%। कल मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन आपके हीम पार्ट से बाइंड करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्लोबिन पार्ट से बाइंड करता है, यानी कि प्रोटीन की चेन से बाइंड करता है बेटा। और प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो उसके अमाइनो टर्मिनल से वो बाइंड करता है, अमाइनो ग्रुप से वो बाइंड करता है, इसीलिए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है मेरे बच्चों। और बेटा इसके
अलावा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% वो ट्रैवल करता है, यानी सबसे हाईएस्ट बच्चों ट्रैवल करता है एज बाइकार्बोनेट, याद है। और बेटा मैंने कहा भी था कि देखो वो सारे फैक्टर्स जो टिश्यू वाले एरिया में आपको दिख रहे थे, वो सारे फैक्टर्स बेटा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग कराते हैं। जो HbO2 आपके टिश्यूज में आया होता है, वो सारे फैक्टर्स बेटा कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, ये इन दोनों को तो डिसोसिएट करा रहे हैं और ये सारे फैक्टर्स मिलके इनकी बेटा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि इन दोनों में जो ये मोहब्बत बनी थी ना बेटा, ये HbCO2 कैसे बना था? आपके टिश्यूज में वो जो CO2 था ना बेटा, वही तो इन दोनों के बीच में दरार डाल रहा था, और दरार डालने के बाद खुद जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देता है और ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है। याद आ रही है बच्चों बात? यस एवरीवन, सारे फैक्टर्स मिलके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जोड़ने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने में हेल्प करते हैं एट द साइट ऑफ टिश्यू। एग्जैक्टली अपोजिट होता है आपके लंग्स में, आपकी एल्वियोलाई में, ठीक है ना। और बेटा जी मैंने कहा था बाइकार्बोनेट कहां बनता है, तो आपने कहा था कि मैम बाइकार्बोनेट तो आरबीसी के अंदर जो CO2 होता है वो H2O से रिएक्ट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2CO3 बनाता है, और मैम हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट अलग हो जाते हैं। इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन चलती है इन प्रेजेंस ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम इन द बॉडी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको आरबीसी के अंदर दिखती है, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बेटा फ्यू कॉन्सेंट्रेशन और अ फ्यू लेवल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है ना मैम, ये इस बाइकार्बोनेट को बनाने में मदद करता है। बाइकार्बोनेट बनता तो तेरे आरबीसी के अंदर है बेटा, लेकिन ये जब ट्रैवल करता है ना तो ये हमेशा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ही बेटा ये लंग्स पे जाता है, लेकिन लंग्स में एक्सहेल तो तुम कभी भी बाइकार्बोनेट को नहीं करते हो। एक्सहेल तुम किससे करते हो बेटा? एक्सहेल तुम करते हो CO2 को। तो CO2 को अगर एक्सहेल आउट करना है बेटा, तो ये उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन को चलाते हो, फिर से बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनाएगा, H2CO3 डिसोसिएट करके CO2 और H2O बना देंगे और CO2 को तुम एक्सहेल आउट कर दोगे। राइट मेरे प्यारे बच्चों? यस। तो ये वाली चीज हमने पढ़ी थी बेटा CO2 के ट्रांसपोर्ट में। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एल्वियोलाई। रिवाइज करने में बहुत फटाफट हो जाता है, पढ़ने में थोड़ा सा बेटा हमें क्या होता है, टाइम लगता है, पर रिवाइज क्विकली हो जाती है ना। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मैंने कहा था कि यार देखो, जो तुम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, जो तुम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो, जो तुम डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, जो तुम फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हो, दिस इज योर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे पास ये पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि हम अपनी रिदम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल भी होता है मैम और केमिकल कंट्रोल भी होता है। जब न्यूरल कंट्रोल की बात कर रही हूं तो बेटा जी हमारे पास नर्वस रेगुलेशन है, हमारे पास न्यूरॉन्स है जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। तो आपने न्यूरल रेगुलेशन में 2 सेंटर्स पढ़े थे, एक पढ़ा था RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये आपके मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, और एक होता है बेटा आपका पॉन्स जो आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर में प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो आपके पॉन्स एरिया में प्रेजेंट होता है ना। तो ये दोनों आपके न्यूरल रेगुलेशन में काम में आते हैं। हमने एक ऐसा डायग्राम भी बनाया था बेटा, ऐसा सा एक डायग्राम भी बनाया था। हमने कहा था कि यार इस वाले एरिया में पॉन्स में आपके पास है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मेड्यूला वाले एरिया में है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC। जो मेजर हेडक्वार्टर है बेटा जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है वो होता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। चाहे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो, मेन जो बेटा स्विच है ना वो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास है। वही डायफ्राम को सिग्नल भेज रहा है, वही इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल भेजता है जिससे आप नॉर्मल या फोर्सफुल ब्रीदिंग कर पाते हो। आप जो बेटा 1 मिनट में 12 से 16 टाइम सांस ले रहे हो, एवरेज अगर मैं 12 मानूं तो मैंने कल आपको बताया था इनहेलेशन 2 सेकंड के लिए कर रहे हो, एक्सहेलेशन 3 सेकंड के लिए कर रहे हो, एक सांस 5 सेकंड की ले रहे हो, जिस कारण से तुम बोल रहे हो कि 1 मिनट में अप्रॉक्स में 12 सांसें ले पा रही हूं। बट कई बार बेटा ये ब्रीदिंग चेंज होती रहती है, कभी फास्ट ब्रीदिंग कभी स्लो ब्रीदिंग, है ना। डिटेल में तो हम बहुत ज्यादा नहीं कहते। हमने कहा था मेन स्विच जो है ना, मेन न्यूरॉन्स, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा मेड्यूला वाले एरिया में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, वो मेजर कंट्रोल कर रहे हैं। बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर में भी न्यूरॉन्स है बेटा, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ना वो डायरेक्टली
चेंजेस नहीं ला रहा है, बट ये मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। कैसे मॉडरेट करता है? जब इसके सिग्नल्स आते हैं तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कहता है इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम कर दो। इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम करवाने का काम करता है, तो आपकी ब्रीदिंग जो होती है फास्ट हो जाती है व्हेन द न्यूमोटैक्सिक सेंटर सेंड्स द सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। स्विच ऑफ सेंटर बोला जाता है इसीलिए इसे। फिर हमने पढ़ा था मैम, देखो ये तो आपके न्यूरल रेगुलेशन है, पर मैम हमारी जो रेस्पिरेशन रिदम में मॉडरेशन हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट केमिकल्स की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस हो गए। आपको मैंने बेटा दो फ्लूइड्स के बारे में बताया था कल, एक ब्लड और एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्लड तो हम सभी को पता है, हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड है, बट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बेटा हमारे ब्रेन में हर जगह फ्लूइड नहीं भरा हुआ है बेटा। जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे ब्रेन के कुछ कुछ स्पेसेस होती हैं जिनमें फ्लूइड भरा होता है, वेंट्रिकल्स होती हैं, कुछ कुछ स्पेसेस होती हैं ब्रेन में बेटा, वेंट्रिकल्स, ठीक है, नॉट हार्ट वाले वेंट्रिकल्स आई एम सेइंग। तो उनमें CSF भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसे स्पाइनल भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी भरा हुआ है। बनता कैसे है? ब्लड से ही बनता है। तो जो चीज ब्लड से बनी, यानी कि ब्लड में अगर बेटा कोई कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना, तो वो ऑटोमेटिकली CSF में भी रिफ्लेक्ट करेगी। फिर हमने कहा कि हमारे पास कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स वो होते हैं बेटा कि आपके जो रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयंस हो गए, जैसे CO2 हो गया। अब आपके कुछ कीमो रिसेप्टर्स बेटा ब्लड के कांटेक्ट में है, कुछ कीमो रिसेप्टर्स आपके बेटा CSF के कांटेक्ट में है। तो अ कीमो सेंसिटिव एरिया लोकेटेड नियर टू द RRC, ये आपका था सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और ये आपके मेड्यूला में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैम CSF में आने वाले CO2 और हाइड्रोजन आयंस के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को ये डिटेक्ट कर सकता है। जैसे CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं तो ये कहता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ब्रीदिंग रेट फास्ट करो, जल्दी जल्दी इस CO2 को बॉडी से बाहर भगाओ क्योंकि ये CO2 बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना। और फिर बेटा अगर मैं बात करूं आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स की, तो वो दो जगह पे थे, एक आयोटा के अंदर था और एक बेटा आपके कैरोटिड आर्टरी में था। आयोटा के अंदर आपने रिसेप्टर्स बनाए थे आयोटिक बॉडीज, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर बनाए थे कैरोटिड बॉडीज। ये ब्लड में आने वाले, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में, ये ब्लड में आने वाले बेटा CO2 या हाइड्रोजन आयंस की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। और जैसे ही बेटा CO2 और हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं तो सेम चीज करेंगे बेटा, सिग्नल्स द RRC टू ब्रिंग द नेसेसरी चेंजेस, है ना। समझ में आ गई बात? डन अनुष्का बेटा बिल्कुल सही हो गया है बेटा। समाप्ति एक्सप्रेस क्विक रिवीजन हो गया है, तो एक बार डिसऑर्डर्स करें फटाफट से। मजा आया बेटा? आई होप अब आप लोगों के अंदर वापस से लास्ट क्लास करने की एनर्जी आ गई है, मोटिवेशन आ गई है। हर दिन मोटिवेशन लाया करो बेटा। ऐसा सोचो मुझे अपना फ्यूचर शेप करना है, मुझे अपना फ्यूचर बहुत अच्छा करना है बेटा। मैं सच बता रही हूं, तुम जानते भी नहीं हो कि अगर मेहनत कर जाओगे आगे के आने वाले तुम्हारे कुछ आगे के आने वाले जो जिंदगी है वो बहुत खूबसूरत होगी बेटा, ठीक है। तो एंजॉय करना है प्रोसेस को, मेहनत करने से कभी नहीं डरना है, क्योंकि यही मेहनत ना बेटा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हें अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी बेटा साथ लेके चलना है ना, और उनके लिए भी बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी उसी लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी उसी लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो मेहनत करना है बिकॉज आपको अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर शेप करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का डिसऑर्डर्स वाला टॉपिक। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। डिसऑर्डर्स आपके 3 दिए हुए हैं, और डिसऑर्डर से अगर बेटा कभी नीट में सवाल आता है इस पर्टिकुलर जगह से, तो डायरेक्ट सवाल आता है कि अस्थमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है ना। हाँ आराम से, तो डायरेक्ट सवाल आता है, बहुत आसान है। सबसे पहले बेटा जो डिसऑर्डर हमें डिस्कस, और एनसीईआरटी अगर देखोगे ना तो एनसीईआरटी ने ज्यादा मेहनत नहीं की है बेटा इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। एनसीईआरटी ने ज्यादा मेहनत नहीं की है, एनसीईआरटी ने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है। बट जब सवाल देते हैं ना बेटा, तो आपके अनामिका बेटा आप बिल्कुल ऐड हो चुके हो, है ना। तो बिल्कुल 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 इजी सवाल आते हैं और एनसीईआरटी की लाइन से ही सवाल आते हैं। एक आप पढ़ते हो बेटा नंबर 1 अस्थमा, जिसको आप एक्चुअल में इसे एज्मा बोला जाता है, बट हम लोग अस्थमा ही बोलते हैं। आपको जो पसंद हो बेटा आप वो बोल सकते हो, अस्थमा या एज्मा।
और ना अस्थमा को कंपेयर करते हैं किसके साथ में, अस्थमा को कंपेयर करते हैं एम्फाइसीमा के साथ में। मैं आपको सीधे बताते हुए चलती हूं बेटा कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है कि अस्थमा और एम्फाइसीमा में कौन सी जगह में प्रॉब्लम होती है तो दोनों ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो डेफिनेटली आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, सांस लेने में तकलीफ आ रही होगी। शायद आपकी क्लास में से बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद अस्थमा से सफर करते होंगे, या आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा होगा। जिसने देखा हुआ है ना उसको तो एक एक चीज रिलेट करेगी कि इसमें जो चीजें हो रही है वैसा होता है ना। तो अगर मैं अस्थमा की बात करूं ना बेटा, तो अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, एम्फाइसीमा में भी हो रही है, अस्थमा में भी हो रही है। अस्थमा में जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल है। आपकी पैसेज है ना, एयर पैसेज, आपने पढ़ा था बेटा, ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, है ना। अब जिसने भी बेटा एल्वियोलाई लिखा है ना वो गलत है। एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई वाले एरिया में प्रॉब्लम होती है और आपकी अस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वाली एरिया में प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको समझा देती हूं। और अस्थमा जो होता है ना बेसिकली काइंड ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर है, इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जी के बारे में, जैसे बेटा पढ़ाई से एलर्जी होती है, पढ़ाई से वैसी वाली, पढ़ाई करने आते हैं तो सर दर्द कर रहा है मैम, नींद आ रही है मैम, भूख लग रही है मैम, ये सारे बहानेबाजी चालू हो जाती है ना। एक्चुअल वाली एलर्जी जो होती है ये तुम्हारी वाली एलर्जी है, जो बॉडी में एक्चुअल में एलर्जी होती है। कभी किसी को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो हम ह्यूमन हेल्थ में पढ़ेंगे। पोलन के कांटेक्ट में आ गए, कोई ऐसा फूड आइटम खा लिया जो जैसे मशरूम्स हो गए, कोई ऐसा वेजिटेबल खा लिया जो तुम्हें सूट नहीं करता है, कोई ऐसे ऑयल के कांटेक्ट में आ गए, कोई नट्स के ऐसे कांटेक्ट में आ गए, जानवर के बाल बेटा, एनिमल डेंडर है ना, या माइट्स एयर में, किसी भी वजह से अगर तुम्हारी बॉडी में एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दिखे, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी आगे बेटा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए तुम ऐसे समझोगे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे यार इन्फ्लेमेशन कैसे समझाओ, जैसे कभी तुम्हें मधुमक्खी ने काटा हो, है ना। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये स्टोरी बताती थी, मुझे एक बारी मधुमक्खी ने काटा था, मेरे को ट्रैवल करना था, मैं छोटी थी और मेरे आंख पे काटा था मधुमक्खी ने। तो जब मधुमक्खी काटती है ना तो भी इन्फ्लेमेशन होता है। तो तुम बिल्कुल समझ सकते हो कि वो ही इन्फ्लेमेशन होता है एक्चुअल में। इन्फ्लेमेशन में क्या होती है, सूज जाती है आंखें क्या बेटा, मेरे को मधुमक्खी ने काटा था मेरी आंख पे तो मेरी आंख सूज गई थी, रेड हो जाता है एरिया, सूज जाता है एरिया, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, वही इन्फ्लेमेशन है। उस पर्टिकुलर जगह में जो रिएक्शंस तुम्हें दिख रही है बेटा वो इन्फ्लेमेशन है ना। समझ में आ रही है बेटा बात। तो अस्थमा जो होता है ये भी एलर्जिक है बेटा, इट इज ऑल्सो एलर्जिक। अब सबके लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, सब अलग अलग चीजों से एलर्जिक हो सकते हैं, बट इट्स बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस। पोलन हो सकता है, माइट्स हो सकते हैं, एनिमल हेयर हो सकता है, कुछ भी रीजन से तुम्हें जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें तुम्हारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की जो वॉल होती है ना, सबको मधुमक्खी तो ने तो बेटा सबको काटा है एक टाइम पे, कह रहे मुझे भी काटा है ना। मधुमक्खी हैज नॉट लेफ्ट एनीवन, so she or whatever has not left anyone, है ना। तो anyway चलो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं इट्स एन एलर्जिक डिसऑर्डर, एलर्जिक डिसऑर्डर। और जब आप एलर्जिक डिसऑर्डर की बात करते हैं ना बेटा, तो आप कहते हैं एलर्जी का मतलब है मे बी due to the exposure of पोलन हो गया बेटा, पोलन हो गया है ना, या फिर एनिमल डेंडर बोलते हैं, एनिमल हेयर हो गया, डेंडर मीन्स एनिमल के बाल, है ना। एनी वेजिटेबल एक्सेट्रा, any vegetable etc. there is an inflammatory response, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। और जब आप इन्फ्लेमेशन बोलो ना, मतलब जो तुम्हें दिखा ना बेटा एक्चुअल में वही इन्फ्लेमेशन है।
मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकता है बेटा, ठीक है, बहुत मतलब मल्टीपल, मैं सारे नहीं लिख रही हूं, है ना, और जो तुम्हें नजर आ रहा है वही इन्फ्लेमेशन है। तुम्हें मधुमक्खी ने काटा, जो जो तुम्हें दिख रहा है, जो जो महसूस हो रहा है, वो एरिया जो अफेक्टेड हो रहा है बेटा, वही इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हुआ मैम, इन्फ्लेमेशन में हो गई हमारे पास बेटा रेडनेस, इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग आ गई, वो एरिया थोड़ा सा वार्म हो जाता है, यही तो है बेटा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, मास्ट सेल्स काम करते हैं कैसे, एक्टिवेट होते हैं कौन कौन सी बेटा, यस, है ना, समझ रहे हो, यस, चलो ठीक है, अब इसमें मेनली अस्थमा शोज इन्फ्लेमेशन इन द, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ, किसमें प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि यही तो एनसीईआरटी में दिया है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, प्रॉब्लमैटिक एरिया ही तो आपसे पूछेंगे, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है बेटा, सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है, एनिमल डेंडर का मतलब 5 बार बता दिया सानिया बेटा, दिमाग यहां से खोल के सुनो बेटा, है ना। अच्छा, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हुई तो सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, एक्चुअल में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में बेटा जो होती है ना, उसकी जो वॉल में, उसमें जो वॉल आपको दिखती है, उसकी पैसेज जो होती है बहुत नैरो हो जाती है, उसकी जो मसल्स होती है ना, उन स्मूथ मसल्स में स्पैज्म होता है हम कहते हैं। हालांकि जैसे कि मैं आपको कह रही हूं बहुत ज्यादा डिटेल एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है बेटा, यस यस, डायामीटर या एरिया ऑफ द ल्यूमन नैरोज, बिल्कुल सही, नैरो पैसेज। जैसे बेटा अगर आप पढ़ते हो ना कि आपकी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स का पैसेज नॉर्मली अगर ऐसा है, ऐसे अगर आप पढ़ते हो कि ये ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स हैं, अगर आप नॉर्मली पढ़ते हो कि इनका पैसेज ऐसा है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये नॉर्मल सिचुएशन में बनाना है बेटा आप लोगों को, तो अगर आपको अस्थमा हो जाए या कोई पेशेंट है अस्थमा का, तो उनकी जो एयर पैसेज होती है बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो जाती है। और नैरो क्यों हुई, क्योंकि इनकी वॉल में जो स्मूथ मसल्स थे ना बेटा, उनमें स्पैज्म होता है। स्पैज्म का क्या मतलब है अभी बता रही हूं आपको, स्पैज्म का क्या मतलब है बेटा अभी मैं आपको बता रही हूं। ये देखो, दी पैसेज ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल नैरोड, देखो कितना नैरो हो गया, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस, वेरी गुड, ये है आपकी अस्थमा की कंडीशन, ये है आपकी अस्थमा की कंडीशन। सीधा सवाल आपसे सबसे पहले पूछेंगे, प्रॉब्लम कहां हुई और क्या ये एलर्जिक है, सबसे पहला सवाल तुमसे ये पूछेंगे, यस ये एलर्जिक है, प्रॉब्लम कहां हुई, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूं कि ये हुआ क्या, मैं क्यों इसमें बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसकी पैसेज नैरो कैसे हो गई। तो आपकी जो नैरो हुई थी पैसेज, नैरोइंग ऑफ द पैसेज इज ड्यू टू, नैरोइंग ऑफ पैसेज इट इज बेटा ड्यू टू स्पैज्म इन द, it is due to spasm in smooth muscles of bronchi and bronchiole, of bronchi and bronchiole। उनमें जो बेटा स्मूथ मसल्स होते हैं ना, उनमें स्पैज्म होता है। स्पैज्म का मतलब लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह गई। अगर बेटा लंबे समय तक बेटा कॉन्ट्रैक्टेड रह गई ना उसकी मसल्स, तो क्या होगा, एयर पैसेज नैरो हो जाएगी।
एयर पैसेज नैरो हो जाएगी। जो वो बेटा इनहेल कर रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा एक पंप जैसा होता है जिसमें वो इनहेल कर रहे होते हैं, तो जो मेडिकेशन होती है ना उनकी, उससे उनकी जो एयर पैसेज होती है वो उस एयर पैसेज को खोलने के लिए होती है। वो जब वो बहुत ज्यादा बेटा सांस लेने में उनको तकलीफ होती है तो वो जो मेडिकेशन लेते हैं उसके थ्रू, तो उससे उनकी जो एयर पैसेज होती है ना बेटा, ये जो बिल्कुल नैरो हो गई है ना, पिचक गई है, डायमीटर कम हो गया है, उसको वाइड करने में, उसको ओपन करने में वो हेल्प करते हैं, है ना। अगर आपने कभी देखा हो कि जब उनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऐसे पंप से वो सांस लेते हैं, है ना, समझ गए? यस हाँ। और स्पैज्म का मतलब मैम ने क्या बताया? प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय के लिए, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस, लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती है, समझ गए? यस। और ये आप देख रहे हो ल्यूमन जो है इसका नैरो हो गया है। ल्यूमन का क्या मतलब होता है? ल्यूमन का मतलब होता है पाइप के अंदर का जो खाली स्पेस है। एक पाइप है, जैसे कि ये ग्लास है, ये ग्लास है ना बेटा, तो ग्लास के अंदर का जो स्पेस है ना, ये ल्यूमन है। अभी इसका ल्यूमन ये देख रहे हो, अगर मैं पतली एक ग्लास ले आऊं तो पतली ग्लास का ल्यूमन कम होगा, तो ये ल्यूमन मतलब अंदर का स्पेस, ठीक है। सानिया बेटा नॉट एट ऑल, एलर्जिक होता है ये। अब बेटा जी अस्थमा के पेशेंट्स में एक सिम्टम जो बहुत कॉमन है, ऑफ कोर्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ये तो आप लिखोगे, सारे ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, चाहे आप अस्थमा पढ़ रहे हो, चाहे आप एम्फाइसीमा पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हो, सब में सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि सब ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं। इसमें एक खास बात जो पेपर में दी जाती है कि अगर आपने कभी बेटा किसी इंसान को जिसको अस्थमा है उसको अगर सांस लेते हुए कभी देखोगे ना, अगर वो साइलेंट भी सांस ले रहा है ना बेटा, सांस मतलब जो चढ़ी हुई सांस होती है उसकी, आपको ऐसा लगता है कि सीढ़ी चढ़ के आया बंदा, इतनी तेज तेज सांस ले रहा होता है। एक साउंड आता है, वीजिंग साउंड बोलते हैं। अब मैं वो आप ना यूट्यूब पे देखना, सर्च करके साउंड के साथ में सुनना, वीजिंग साउंड एक एबनॉर्मल सा साउंड आता है जब वो इनहेल करते हैं, जब वो सांस लेते हैं। सो देर इज अ साउंड, टिपिकल साउंड जो इस अस्थमा के पेशेंट से रिलेटेड होती है, वीजिंग साउंड बोलते हैं। आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, डेफिनेटली ये पेशेंट अस्थमा का है। सो दैट साउंड इज एसोसिएटेड विद द अस्थमा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। लिख ले एक बारी। इलाज तो बेटा लंबे समय के लिए चलता है ना, लंबे समय के लिए चलता रहता है, क्रॉनिक है, लंबे दौरान के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या लिखे इसमें कि अस्थमा लीड्स टू breathing difficulty, and wheezing sound is produced. Very important beta, wheezing sound is produced, wheezing sound is produced as the person takes a breath या as the person breathes. That's all, that's all, इतनी सी बात है। नंबर 2 एम्फाइसीमा। इन दोनों को तो बेटा कभी भी बीमारियों को देते हैं ना तो हमेशा कंपेयर करके देते हैं कि एक में एल्वियोलाई में प्रॉब्लम है और एक में बेटा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में प्रॉब्लम है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का पैसेज नैरो हो गया, सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे हो, स्पैज्म हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, वीजिंग साउंड आ रही है, वो अस्थमा में होता है। एम्फाइसीमा का वन ऑफ द मेजर रीजंस होता है एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट कॉजेस बेटा एम्फाइसीमा। ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में जहां टोबैको वाला टॉपिक है वहां पे भी बेटा पढ़ोगे कि एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। ये भी बेटा एक बार हो गया तो भैया अब
क्रॉनिक है, मतलब लंबे समय के लिए चलेगा, समझ रहे हो। एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जो काफी लंबे टाइम के लिए अब हो गया तो मतलब समझो कि अब चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा। एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, और एल्वियोलाई आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट भाई? वो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वहां से गैसेस को एक्सचेंज करना है ना। वहां से गैसेस को एक्सचेंज करना है। पहले तो मैं यहां पे लिखती हूं, इट्स अ chronic disorder that occurs due to excessive cigarette smoking, excessive सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट की स्पेलिंग गलत होगी बेटा, ठीक कर लेना, ठीक है, आई थिंक गलत है। एक्सेसिव सिगरेट्स स्मोकिंग। यहां पे बेटा किस जगह पे प्रॉब्लम होती है? एल्वियोलर वॉल इज डैमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी कहानी पढ़ लो और यही उल्टा कर दो तो फिर बेटा कोई मतलब ही नहीं है। एल्वियोलर वॉल डैमेज्ड। मैम एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हुई तो इसमें क्या दिक्कत आई है? एक्सेसिव मतलब टू मच, एक्सेसिव मतलब बेटा टू मच, है ना। अब देखो अब देखो बेटा, अभी सुनो मेरी बात। एल्वियोलाई जो होती है ना, नॉर्मल एल्वियोलाई, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है। नॉर्मल एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपको दिख रही है, और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा वो जगह है जहां से एयर को एक्सचेंज होना है, चाहे वो CO2 हो चाहे वो ऑक्सीजन हो। यही वो सरफेस एरिया है जहां से एयर का एक्सचेंज होना होता है बेटा। हम कहते हैं जिस इंसान को एम्फाइसीमा होता है ना बेटा, उसमें हम कहते हैं द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज रिड्यूस्ड। वेरी गुड श्रुति, बिल्कुल सही। जब आप नॉर्मल इंसान का देख रहे हो तो आपकी सरफेस एरिया ठीक है, आपकी एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डैमेज नहीं हुई। एम्फाइसीमा के पेशेंट्स में ना बेटा क्या होता है, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, और इसकी वॉल जब डैमेज होती है तो वॉल तो बेटा वो वाला एरिया है जहां से एयर को एक्सचेंज होना है। अब मान लो मैंने जिस एरिया को रेड कर दिया है, ये डैमेज है, यहां पे डैमेज है, यहां पे डैमेज है, यहां पे डैमेज है, यहां पे डैमेज है। सो सरफेस एरिया जो होता है बेटा एक्सचेंज के लिए, वो सरफेस एरिया कम हो गया। अब जो आप सरफेस एरिया देखोगे, सरफेस एरिया हैज रिड्यूस्ड। सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां तो हर जगह से कर पा रहे थे, नाउ द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एम्फाइसीमा। ये डैमेज्ड है, ये डैमेज्ड है, समझ रहे हो मेरी बात। प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, इंसान अच्छे से एक्सहेल आउट भी नहीं कर पाता है, इंसान अच्छे से एक्सहेल आउट भी नहीं कर पाता है। और मैं आप मजे की बात, मजे की तो कोई बात नहीं है, पते की बात अगर मैं तुम्हें बताऊं, जिनको एम्फाइसीमा होता है ना बेटा, एयर का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को आपने डैमेज कर दिया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऑल टाइम तुम्हारे लंग्स में हवा है, ऐसा फील होता है कि ऑल टाइम तुम्हारी लंग्स में हवा भरी हुई है। इमेजिन हवा है पर वो एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, एक्सहेल नहीं हो पा रही है। यू ऑलवेज फील लाइक देयर इज सम एयर प्रेजेंट इन योर लंग्स, फुल ऑफ एयर। एम्फाइसीमा का मतलब भी यही होता है, फुल ऑफ एयर। यू ऑलवेज फील लाइक देयर इज सम एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। यू कैन नॉट, यस सिमरन बिल्कुल सही, यू कैन नॉट एक्सहेल प्रॉपरली, यू कैन नॉट एक्सचेंज प्रॉपरली, एंड यू ऑलवेज फील लाइक देयर इज सम एयर प्रेजेंट इन द लंग्स, दैट इज एम्फाइसीमा। ठीक है, यस। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने अगर जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, या किसी ने बायोटेक तो एक बार ही पढ़ी होगी ना, पढ़ी तो होगी, मुझे किसी को याद है क्या
कि बायोटेक में हम एक एप्लीकेशन वाले चैप्टर में इसका ट्रीटमेट पढ़ते हैं कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एप्लीकेशन वाले में एकदम लास्ट में हमने पढ़ा है कि हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए एक चीज हमने बनाई है। किसी को याद है उसे क्या, उसका नाम क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वरना ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ना बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना बेटा। ट्रांसजेनिक मतलब जिनके जीन्स में हम चेंजेस कर देते हैं, है ना। ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनमें कैंसर की स्टडी करी जा सकती है, अलग अलग बीमारियों की स्टडी करी जा सकती है, उनके अंदर हम कुछ बनवा भी सकते हैं उन एनिमल से। तो आप देखोगे एम्फाइसीमा के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम का एक ड्रग जो है वो बनाया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। हालांकि डिटेल तो है ही नहीं, इतनी बात दी हुई है। शीप में बनाया जाता है ये, ठीक है। तो ये नहीं रोजी नहीं है भैया, ये ना ना, अभी चिल करो तुम लोग, तब पढ़ेंगे। अभी अभी का पढ़ो सिर्फ इतना, ठीक है ना। एल्वियोलर वॉल डैमेज्ड, तो हम यहां पे लिख रहे हैं सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस is reduced. Proper diffusion will not occur, है ना। और हम क्या बोलेंगे? It feels always, lungs are full of air, lungs are full of air। और इसी फुल ऑफ एयर की फीलिंग को ना बेटा एम्फाइसीमा एक्चुअल में बोला जाता है, फुल ऑफ एयर, ठीक है। चलो चलो बायोटेक से वापस आओ, अभी जो चीज पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ो, बायोटेक में ना जाओ। चलिए, जितना सवाल पूछा था उतना ही, उसके बियॉन्ड मत चले जाया करो बेटा। पंछी बन के, पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, है ना। आज मैं आजाद हूं दुनिया की, व्हाटएवर। डन 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 डन। तो माइंड हमारा जो होता है ना, पंछी नहीं, हमारा बटरफ्लाई माइंड होता है। तुम्हें पता है बटरफ्लाई माइंड का मतलब जहां मन चाहे, पढ़ यहां रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोच वहां रहे हैं कि यार पता नहीं मैंने एग्जाम का सही से पढ़ाई कि नहीं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, आज मम्मी ने क्या खाने में बनाया होगा। तो वी हैव अ बटरफ्लाई माइंड। उस बटरफ्लाई माइंड को ना बेटा कंट्रोल करना होता है और पढ़ाई पे मगन लगाना होता है, तभी फोकस बनता है। सो लेट योर बटरफ्लाई सिट डाउन फॉर सम टाइम एंड फोकस हियर, ओके गाइज। चलिए, यस एवरीवन, डन 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 डन। लास्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन यानी कि पेशे की वजह से, आप सोचो पेशे की वजह से भी दिक्कत आने लग जा रही है। पहले तो बेटा हमें चौक से भी प्रॉब्लम होती थी, चौक का जो डस्ट होता था, क्योंकि इतना इतना डायग्राम बनाते थे, इतनी इतनी चीजें लिखते थे, और जब उसे मिटाते थे ना, आजकल तो स्मार्ट बोर्ड आ गया है, तो होता ये था कि इतना डस्ट, हम भी डेली डस्ट के कांटेक्ट में आते थे, उससे भी प्रॉब्लम्स होती है चौक से, चौक के डस्ट से। अभी ऑक्यूपेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? बड़े सारे लोग ऐसे बेटा फैक्ट्रीज में काम करते हैं, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कोल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, है ना। तो ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां एवरी डे दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस पोल्यूटेंट्स। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स के, पोल्यूशन तो बेटा तुम भली भांति जानते होंगे, है ना। तो इतनी सारी पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और जब आप ऐसी जगहों पे काम करते हैं, यहां तो एक्सट्रीम लेवल के पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनके कांटेक्ट में तुम एवरीडे बेसिस पर आते हो। और इन्हीं पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आने पर जो तुम्हें प्रॉब्लम होती है, ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम होती है? यहां पे तुम्हारे जो लंग्स है ना बेटा, लंग्स के पार्ट्स में फाइब्रोसिस होने लगता है। अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में फाइबर्स का फॉर्मेशन। स्टिफ लंग्स तो वैसे स्टिफ है नहीं, लंग्स को तो तुम बेटा एक्सपैंड कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, लाइक स्पंज। लेकिन इनमें स्टिफनेस आने लगती है, फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, फाइब्रोसिस होने लगती है। लिखते हैं, बीमारी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल क्योंकि आपकी जो ऑक्यूपेशन थी उस वजह से आपको हुआ। पीपल वर्किंग इन स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज। एक बच्चा कह रहा है मैं तो चौक खाता था, अभी भी खाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, कोल और माइन फैक्ट्रीज, अरे एक्सेट्रा come in contact with various pollutants, अब बेटा कोई भी पोल्यूटेंट हो सकता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, स्पेसिफिकली आपको किसी के नाम नहीं लिखने। पोल्यूटेंट्स ड्यू टू विच, प्रॉब्लम क्या होती है आपको ये लिखना है, ड्यू टू विच फाइब्रोसिस, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, फाइबर फॉर्मेशन, जिसका मतलब क्या है, फाइबर फॉर्मेशन। फाइब्रोसिस दिखती है बेटा इन दी अपर पार्ट ऑफ लंग्स, in the upper part of lungs, causing a serious lung damage, सीरियस लंग डैमेज होता है जब आप इन पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे सिलिकॉसिस बहुत सारे बच्चे नाम लिख रहे हैं, जैसे एस्बेस्टोसिस बहुत सारे बच्चे नाम लिख रहे हैं। तो जैसा पोल्यूटेंट होता है ना बेटा, जिस पोल्यूटेंट की वजह से तुम्हें जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ उसका नाम वैसा रख देते हैं। जैसे सिलिकॉन की वजह से हो रहा है तो सिलिकॉसिस, एस्बेस्टोस केमिकल की वजह से हो रहा है तो एस्बेस्टोसिस। सिंपल सी बात है, जैसा पोल्यूटेंट का नाम होगा वैसा ही ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तुम्हें ध्यान रखना है कि मैम यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही है, फाइबर फॉर्मेशन मतलब तुम्हारे लंग्स में ना स्टिफनेस आ रही है, और लंग्स को स्टिफ नहीं होना है बेटा, तुम्हें स्टिफनेस नहीं करना है ना, स्टिफनेस नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्बेस्टोस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एस्बेस्टोसिस। या फिर सिलिकॉन, इसकी वजह से हो रहा है सिलिकॉसिस, एक्सेट्रा। समझे? हालांकि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिए हुए हैं, स्टिफ का मतलब होता है बेटा, जैसे कि कई लोग स्टिफ होते हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मतलब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, वो वाली स्टिफनेस। स्टिफ का मतलब ऐसे यहां पे समझ सकते हो, हार्ड, यहां पे ऐसे समझ सकते हो। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें, यस एवरीवन, जल्दी बताओ। जो न्यूमोकोनियासिस बेटा कह रहे हैं ना, न्यूमोकोनियासिस एक्चुअल में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ही आप न्यूमोकोनियासिस भी कहते हैं, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बेटा, न्यूमोकोनियासिस। इन सम बुक्स यू विल रीड कि बिकॉज ऑफ द डस्ट एक्सपोजर the kind of the occupational respiratory disorder that you get is actually the उसी के लिए नाम यूज करते हैं न्यूमोकोनियासिस। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात,
ऐसे लोगों को जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, जो एवरीडे बेटा पोल्यूटेंट के काम कांटेक्ट में है, उनको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल करने से एक्सपोजर तो फिर भी है बट कांटेक्ट में कम आएंगे। हालांकि मास्क मे नॉट बी अ वेरी यूजफुल थिंग, बट कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना, तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोगों को बेटा दे शुड यूज मास्क, mask should be used to prevent the contact with dust, है ना? कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। Yes everyone, wearing mask, they should always wear protective mask. NCERT भी ये कहती है, ठीक है? तो चैप्टर की तो समाप्ति अभी नहीं हुई है, एक बारी पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तब चैप्टर की समाप्ति होगी। 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी कैटलिस्ट के, कल के और आज के टॉपिक को मिला के। फिर पीवाईक्यूज हैं, आपको पीवाईक्यूज को और एनसीईआरटी कैटलिस्ट को मैं पोल में कराने की कोशिश करूंगी। बाकी सारे क्वेश्चंस बेटा आपको कैसे करने हैं, नॉर्मल जैसे आपने किया था ना, संडे वाले दिन हमने किया था, तो आप आंसर देते रहना कमेंट्स में, पर नंबर आप अपने आप को जरूर देना, क्योंकि जब आप अपने आप को मार्क्स देंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। पीवाईक्यूज में खास करके अपने आप को मार्क्स देना, और तपस्या वाले में भी बेटा, मतलब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में भी आपको मार्क्स देने हैं। वीजिंग का क्या मतलब होता है बेटा, एक ना आवाज आती है, मैं करके नहीं बता सकती, जब जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमारी सांस लेने में कोई साउंड नहीं आ रहा, जब ऐसे लोग सांस लेते हैं जिनको अस्थमा है ना, तो एक अबनॉर्मल एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तुम सुन पाओगे बहुत क्लियरली, उसे वीजिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है? चलो एनसीईआरटी देखो कितना कम शब्दों में बयान किया है इसने, हमने बहुत अच्छे से हर एक चीज को पढ़ा हुआ है ना। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? जब आप आगे 12th वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में एलर्जी में अस्थमा का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो एलर्जिक रिएक्शन है अस्थमा, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पर क्यों हो रही है आपको पता होना चाहिए, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसका डायमीटर कम हो गया है, ठीक है? एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल आर डैमेज्ड, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो गई है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया है, ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर्ली नहीं होगी, एंड बेटा वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज दैट कॉजेज बेटा एम्फाइसीमा, रिड्यूस सरफेस एरिया, एयर इज स्टिल फिल्ड इन द लंग्स, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है फुल ऑफ एयर, एंड फुल ऑफ एयर ही एम्फाइसीमा होता है, ठीक है? यस यस एवरीवन, अब आगे देखो, occupational respiratory disorder in certain industries, especially those involved in grinding, stone breaking, much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. इतना डस्ट होता है कि बेटा आप कहां तक उसको कोप अप करेंगे, कहां तक बेटा उसे झेलेंगे। तो एक समय के बाद जब आप उसे झेल नहीं पाते हैं तो उस लॉन्ग एक्सपोजर से गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, प्रोलिफरेशन बढ़ना, फाइब्रस टिश्यू का बढ़ जाना, बहुत ज्यादा हो जाना, आपके लंग्स में फाइब्रोसिस होती है, thus causing serious lung damage, and workers in such industries should always wear प्रोटेक्टिव मास्क। क्रॉनिक का मतलब होता है, एक होती है बेटा जैसे शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, सर्दी जुकाम जो तुम्हें हो गया, एक होता है प्रोलॉन्ग्ड, हुआ तो बस अब चलता जा रहा है, समझ में आ गई बात, दैट इज क्रॉनिक, ठीक है? आपको तपस्या को ओएमआर में करना है, ओएमआर में करो, जिसमें करना है करो, आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है, ठीक है? क्या शुरू करें फिर? यस शुरू करें फिर, यस एवरीवन। तो हम सबसे पहले बेटा क्या शुरू करेंगे, 4 क्वेश्चंस कैटलिस्ट के, क्योंकि हमने टॉपिक्स ही बहुत छोटे छोटे पढ़े, डिसऑर्डर, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, एसी को थोड़ा कम कर देना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हमने पढ़ा था, रेगुलेशन पढ़ी थी और डिसऑर्डर पढ़े हैं, तो 4 ही क्वेश्चन है कैटलिस्ट के, और सारे जो अब तक हमने कैटलिस्ट के करे हैं सबको मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर हम करेंगे तपस्या, जिसमें सबसे पहले बेटा पीवाईक्यूज होंगे। शुरू करें फिर, बहुत शानदार, चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये
ठीक है, नहीं नहीं ठंडा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ये करिए इसे बेटा सॉल्व। चलिए बेटा, जो आप बाकी बहुत सारी डिसऑर्डर्स के नाम ले रहे हैं, आप लोगों को कितनी बार मैंने बोला है, क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा? ऐसा थोड़ी है कि करवाना नहीं है बेटा, लिमिटेड पढ़ो। और मैंने आप में से किसी बच्चे से सुना था कि मैम क्वेश्चन जब सॉल्व करने देते हो तो आप कुछ मत बोला करो ताकि हम फोकस कर पाए। तो मैं अगले क्वेश्चन से कुछ भी नहीं बोलूंगी ताकि आप फोकस कर पाओ सिर्फ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी ताकि आप फोकस कर पाओ। ठीक है, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिदमिसिटी ऑफ द ब्रीदिंग। बिल्कुल सही बात है, जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है बेटा, जो आपके मेड्यूला रीजन में होता है, वो आपकी ब्रीदिंग की रिदमिसिटी को मेंटेन करने के काम में आता है। बिल्कुल सही, तभी तो उसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। द कीमो रिसेप्टर्स इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन द ब्लड पीएच एंड ऑक्सीजन लेवल्स। पहली बात तो ऑक्सीजन के लिए ये सेंसिटिव नहीं होता, ब्लड पीएच के प्रति वो कर सकता है इनडायरेक्टली। देखो ना, हाइड्रोजन आयंस के लिए करता है, तो हाइड्रोजन आयंस की चेंजेस को तो वो डिटेक्ट कर सकता है। हाइड्रोजन ऊपर हुए तो बेटा पीएच चेंज होगा, हाइड्रोजन कम हुए तो पीएच चेंज होगा, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता। दे आर ओनली सेंसिटिव फॉर बेटा योर ऑक्सीजन और योर CO2 एंड योर hydrogen ion concentration, basically the pH. So assertion is true, reason is false. Option C is your correct answer. देख लेते हैं एक बारी C। तो भी 77% क्यों आया बेटे? इसे 90% बढ़ाओ यार, कैसी बातें कर रहे हो? ये आपकी लीडर बोर्ड के लोग हैं, आप लोग देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग की कैटलिस्ट का बेटा ये रहा, कीजिए इसको सॉल्व। 90% अबव लेके आने की टारगेट रखो यार। हाँ चलो चलो आई विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज आप फोकस करके कर पाओ। डन। द बाइंडिंग ऑफ द CO2 विद हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बिल्कुल सही बात है, बाइंडिंग ऑफ CO2 विद बेटा हीमोग्लोबिन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से रिलेटेड होता है। अदर फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग ये इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। CO2 इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट एल्वियोलर लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज। बिल्कुल गलत बात है बेटा, CO2 इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो ट्रैप होता है टिश्यू वाली साइड पे, और जब वो एल्वियोलाई में जाता है तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, जिसको तुम एक्सेल आउट कर सकते हो। तो ये फॉल्स, ये तो 90% अबव आना चाहिए बेटा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2। ये क्या हुआ? ए आंसर किसने दिया है? 23% बच्चों ने वो स्टेटमेंट को करेक्ट कैसे बोला है बेटा? ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट एल्वियोलर लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू। टिश्यू में थोड़ी ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ प्रदीप, फरदीन, आयुष, बेटा आपको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। एनसीईआरटी से दिखाऊं इसे? एनसीईआरटी से इसे दिखाऊं? ये देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, कहां है कहां है? द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहां पे लिखा हुआ था ना, ये 20 से 25% बेटा क्या होता है? 20 से 25% CO2 इज ट्रैवलिंग एज कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन एंड इट इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बाकी फैक्टर्स हैं जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है। और यहां पे आपने ये भी लिखा हुआ है कि CO2 is trapped as bicarbonate at tissue level and is transported to the alveoli and released as CO2। अगर बेटा ना आप लोगों को सारा क्लियर होता जाएगा ना तो मेरे को एक थम्स अप भी देते जाना साथ के साथ, ठीक है ना। ठीक है, पोल का टाइम मैं और थोड़ा सा बढ़ा दे रही हूं। हर क्वेश्चन के बाद ना आप मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। मैं पोल और थोड़ा सा 45 पोल का टाइम और थोड़ा सा बढ़ा दे रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पोल से ना बेटा टाइम ज्यादा ना वेस्ट होता है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूं। यहाँ के बज रहे हैं, नॉर्मल पानी एक भिजवा देना तो युगल। ये तो जल्दी सॉल्व कर लिया होगा, इजी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। स्टॉप कर दू पोल। मिड ब्रेन में नहीं होता है, हाइंड ब्रेन में होता है। पहली बात तो अगर ब्रेन दिया होता तो करेक्ट होता, बट ब्रेन नहीं दिया हुआ है, मिड ब्रेन दिया हुआ है तो गलत हो गया, फॉल्स, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, ये बात करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था ताकि आपको इससे दो चीजें समझ में आए, या तो स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि कहां प्रेजेंट है, जैसे पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन तो सही बात है, या फिर पॉन्स ऑफ द ब्रेन तो भी सही बात है। लेकिन अगर बेटा कोई पार्ट दिया और गलत दिया तो वो फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रू है क्योंकि ब्रेन में तो प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली कहां है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन द, करेक्ट है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज नॉट इन द मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू, इनकरेक्ट एंड करेक्ट, ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3। चलिए ये क्या है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, क्या अच्छे से पढ़ते नहीं हो क्या? फिर वही गलतियां कर रहे हो तुम, फिर वही गलतियां कर रहे हो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए क्लास की। 80% कम से कम सही आंसर दो। अब भी पढ़ा है, रिसेंट चैप्टर पढ़ के तुम ऐसे बेटा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर बहुत गलत बात है। ये अपने लीडर बोर्ड के बच्चे देख लो, ठीक है। आखिरी एनसीईआरटी कैटलिस्ट को अच्छे से कर लो। चलो यार, चलो नहीं, सिली और ये सब बेटा नहीं, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है बेटा, आराम से पढ़ो और आराम से करो। मैंने आप लोगों को बोला है पोल में, होड़ में ना, पोल में आंसर देने की कोशिश मत करो। तुम अगर पोल में दे रहे हो तो गलत दे रहे हो ना, फिर मत दो, फिर पोल को छोड़ दो, तुम अपना अपना सॉल्व करो। खुद को तो सेटिस्फेक्शन होगी ना कि तुमने सही किया है। पोल वोल को मारो गोली, खुद करो यार सॉल्व। पोल तुम्हें कोई रिवॉर्ड दे रहा है क्या? थैंक यू भैया। करें इसको। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कॉजेज फाइब्रोसिस इन द लंग्स, ट्रू है, फाइब्रोसिस इन द लंग्स है। पीपल वर्किंग इन स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज कम अक्रॉस सो मच डस्ट बट आवर डिफेंस सिस्टम फुल्ली कोप अप विद इट, फॉल्स। अगर डिफेंस सिस्टम फुल्ली कोप अप कर जाता तो तुम्हें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती ही नहीं। आपके डिफेंस सिस्टम कोप अप नहीं कर पाती। कोप अप मतलब अभी बताया था मैंने, तो ये अभी अभी बताए हुए तो 100% सही आना चाहिए। जो डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं उनमें फाइब्रोसिस इसीलिए दिखती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म उससे कोप अप, उससे उभर नहीं पाता है, और जिससे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होने पर आपको फाइब्रोसिस दिखती है बेटा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2।
चलो फिर भी बेटर, वेरी क्लोज टू 80%, बट ये 15% बच्चे अभी भी वही हैं, वेरी क्लोज टू 80%, गुड। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी कैटलिस्ट के कुछ सवाल थे और यहां पे बेटा लिखा भी हुआ है, देखो, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन। ठीक है, पीवाईक्यूज करें बेटा, यस एवरीवन, ठीक है, यस एवरीवन, पीवाईक्यूज करें एक बारी। पीवाईक्यू में फुल मार्क्स आने चाहिए, बिल्कुल आप देखोगे कि आंखों के सामने आंसर नजर आ रहा है। पीवाईक्यू इतना आसान है, इतना आसान। तो 2019 तक के क्वेश्चन करेंगे, 6 साल के क्वेश्चन। शुरू करें फिर, यस एवरीवन, चलिए 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 चलिए। पीवाईक्यू में सबसे पहला सवाल बेटा ईयर 2024 का, ईयर 2024 का। मैं ना बेटा सिर्फ 2 साल के या 3 साल के सवाल कराऊंगी पोल में, बाकी मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि बेटा आपका टाइम, पोल में ना टाइम वेस्ट होता है बेटा। आप ना सेल्फ एनालिसिस कर लो। मैं 2 साल के क्वेश्चंस 2024 के और 2023 के करा दूंगी पोल में, और बाकी आप नॉर्मली आंसर देना प्लीज, ठीक है। चलो ट्वेंटी 2024 का सवाल है, 2024 का सवाल है। Which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? Stop poll. alveoli में बेटा oxyhemoglobin को बनाने के फेवरेबल कंडीशंस कौन से हैं? लो PCO2, हाई हाइड्रोजन आयन, लो PCO2, हाई टेम्परेचर, हाई PO2, हाई PO2, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें किसी को कोई दुखदर समस्या? वेरी गुड, 84% बच्चे ने सही आंसर भी दिया है, 84% बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। थम्स अप देते जाना, थम्स अप देते जाना, ठीक है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। CO2 कम हो गया तो हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं, टेम्परेचर कम होता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इस साल आया था ईयर 2024 में। ईयर 2024 का दूसरा सवाल, वेरी वेरी इजी अगेन। ईयर 2024 का दूसरा सवाल, वेरी वेरी इजी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से रिलेटेड है बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से रिलेटेड है। फटाफट से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। और ये बहुत हॉट टॉपिक है बेटा आपके नीट के लिए भी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है कि आपने नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल इनहेल करने के बाद आप टोटल कितना एक्सहेल कर पाते हो, कितना एक्सहेल कर पाते हो? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद भी जो एयर तुम्हारे लंग्स में रह जाती है, कौन सी एयर रह जाती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बी का 4। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद टोटल कितना इनहेल कर सकते हो बेटा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डी का 3। ये हो गया ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। गंदी परफॉर्मेंस, ए आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। बच्चों ने सी का 4 क्यों दिया है और डी का 3? बेटा क्यों? किसी को कोई दुखदाई समस्या तो नहीं है? वाइटल कैपेसिटी थी, टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो जब मैक्सिमम इनहेल कर लिया हो, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV प्लस TV प्लस IRV। सी का हो गया 1, सी का हो गया 1। ये तो ऑप्शन इसमें ही दिख रहा है, ठीक है। ये लीडर बोर्ड है आपके, इसमें क्या समस्या थी? चलो ईयर 2023 के 2023 के 2 ही सवाल है, बस इनमें पोल करा रही हूं, फिर आगे अगले सवाल बिना पोल के करेंगे बेटा, नॉर्मल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल सेम क्वेश्चन
रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार बोलते हैं कि बेटा पढ़ के जाया करो, क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। देखो कैसे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से तो क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुआ है। देखो वाइटल कैपेसिटी, पहले पहला वाला क्वेश्चन करो। वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है अभी मैंने समझाया भी। जब तुम मैक्सिमम इनहेल कर लेते हो उसके बाद टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो। जब तुम मैक्सिमम इनहेल कर लेते हो तो तुमने टाइडल वॉल्यूम इनहेल की, तुमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल की। अब बताओ टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो। स्टॉप कर दूं पोल, कितना एक्सहेल कर सकते हो। वेरी इजी, गलत, अच्छा माइनस आरवी, आरवी लेने की जरूरत क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है ये, ठीक है ये। तुम्हें आरवी का डेटा माइनस क्यों करना है भाई, आरवी से तो कोई लेना देना नहीं है। तुम कितना एक्सहेल कर सकते हो बेटा मैक्सिमम इनहेल करने के बाद, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो। ऑप्शन बी, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। 74% सही है, वेरी गुड परफॉर्मेंस। चलिए अगला सवाल कीजिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन कीजिए, अरेंज द सीक्वेंस। अरे भाई सीक्वेंस में अरेंज करो। चलो अगला सवाल, थम्स अप देते जाना और फटाफट से आप करते जाना। ये आखिरी सवाल है जो मैं पोल में करा रही हूं, इसके बाद बेटा बिना पोल के करेंगे, सिर्फ बेटा आंसर गोल करेंगे, नो पोल करेंगे। ओके चलो चलो, जो कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि आरवी को माइनस कर दो, तो बेटा जब तू आईआरवी, ईआरवी और टीवी की वैल्यूज को ऐड करेगी उसमें से आरवी को माइनस करेगी, क्या वो वाइटल कैपेसिटी आएगी? अगर तू उसको माइनस कर देगी उसमें से, तो उस वैल्यू को, मैथमेटिकली बोल रही हूं। सीक्वेंस में अरेंज करो। सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन होगी। अरे ये क्या कर रही हूं, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगी, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, CO2 रिच एयर इज एक्सहेल्ड आउट। डी भाई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यार, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। इससे ज्यादा आसान सवाल और क्या चाहिए बच्चों। आसान सवाल में तुम्हारी परफॉर्मेंस 80% को छू चुकी है, इसके लिए बेटा बधाई हो, बधाई हो आप लोगों को, खूब बधाई हो। ठीक है लीडर बोर्ड देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझा देती हूं आप लोगों को। चलिए सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, जहां से बेटा एयर को इनहेल किया जाएगा, CO2 रिच एयर को एक्सहेल आउट किया जाएगा। फिर एक्सचेंज होता है या डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन यानी कि ए। फिर ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का यानी कि सी, ये पहली लेक्चर में हमने पढ़ा था। फिर बेटा डिफ्यूजन होता है अगेन ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में, और फिर बेटा यूटिलाइजेशन होती है उस ऑक्सीजन की, CO2 निकल जाता है। दिस इज बेटा नंबर 5। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल बेटा, कितना आसान सवाल। एक भी चीज एनसीईआरटी या नोट्स के बाहर की नहीं होती है बेटा, फालतू में घबरा रहे हो तुम। अभी परफॉर्मेंस अपनी देखो PYQs की, देखो कितने आसान, कितने आसान। और तुमने अब तो एनसीईआरटी को पढ़ना थोड़ा सा सीरियसली स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही पढ़ते रहो। सिर्फ एनसीईआरटी, तुमने पहले क्या पढ़ा था, कितना अतिरिक्त ज्ञान पढ़ा था, सब कुछ छोड़ो बेटा, एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन in human beings every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml oxygen to the tissues। इसमें तो सोचना भी नहीं है, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करते हो। एनसीईआरटी को ही पढ़ने में तुम्हें बेटा इतना समय लग जाएगा, तो फालतू में क्यों इधर उधर रन करते हो। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आया। ऑप्शन 3 आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट का इनमें से कौन सा काम नहीं होता। प्रोवाइड द सरफेस फॉर डिफ्यूजन, मेहनत भी नहीं की जाती पेपर बनाने में कई बार, तो डिफ्यूजन सरफेस थोड़ी प्रोवाइड करता है। डिफ्यूजन सरफेस कौन प्रोवाइड करता है बेटा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये क्लियर करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पे ले आता है, बाकी सारी चीजें करता है, बस ये नहीं करता बेटा। सिंपल सा सवाल था। ईयर 2021, ईयर 2021 का पहला सवाल देखो, ईयर 2021 का पहला सवाल देखो बेटा। The partial pressure of oxygen and carbon dioxide at alveoli are। आपकी alveoli में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 104
और CO2 का पार्शियल प्रेशर था 40, तभी तो बेटा पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 45 से 40 आता है और ऑक्सीजन 104 से 40 में डिफ्यूज होता है। तो 104 एंड 40, ऑप्शन 1 क्लियर है? कितना इजी। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन नीट 2024, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब बेटा टॉपिक ही लिमिटेड है, तो क्वेश्चन अलग से कहां से बना देंगे बेटा, वैसा ही क्वेश्चन रिपीटेड दिया हुआ है। देखो, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड एल्वियोलाई। अब तो आंख बंद करके तुम्हें ये वैल्यूज याद आनी चाहिए। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई, CO2 कम, हाइड्रोजन आयंस कम, टेम्परेचर कम। ठीक है, हाई PO2 करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है। लो PCO2 हाई नहीं होता, ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1। हाइड्रोजन आयंस कम, लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, सीधी बात, नो बकवास वाला टाइप है। नीट 2020 का पहला सवाल, टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी में क्या अंतर था? वाइटल कैपेसिटी कहती है कि मैक्सिमम इनहेल कर लो, फिर टोटल कितना एक्सहेल कर सकते हो। टोटल लंग कैपेसिटी कहती थी मैक्सिमम इनहेल कर लो, उसके बाद तुम्हारे लंग्स में कितनी एयर प्रेजेंट है। आरवी, ERV, मैक्सिमम इनहेल किया तो IRV प्लस TV, RV, ERV, TV प्लस IRV, ऑप्शन 4। याद होना चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए डेफिनेशन, जुबान पे होनी चाहिए डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नीट 2020 का ही है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट तुम्हें आइडेंटिफाई करना है बेटा। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेन रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बात भी बिल्कुल सही है मैम। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग, बिल्कुल दोनों को अलग कराते हैं भाई, दोनों का ब्रेकअप कराते हैं, बिल्कुल इंटरफेयर करेगा। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पहली बात तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन हाई होती ही नहीं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में CO2 कम होता है, हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं। सीधा सवाल, कितना आसान सवाल 2020 का अगला सवाल कीजिए। अब बेटा क्वेश्चन लगाते जाओ, बस लगाते जाओ। हर एक NCERT के टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हुए हैं आगे, हर एक। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज रिवाइज हो जाएगी, माइनर से माइनर, मेजर से मेजर। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब आपको इंस्पायर करना होता है तो आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं डायफ्राम्स का, डायफ्राम का, और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो आपकी वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होती है, भले ही डॉर्सो वेंट्रल हो रही हो, भले ही एंटीरियो पोस्टीरियर हो रही हो, वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज कभी नहीं होता, प्रेशर इंक्रीज कभी नहीं होता, उल्टा दिया हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, यानी कि बेटा A और B, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन नीट 2019 प्यारे बच्चों देखो, ड्यू टू द इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग। कुछ आर ना पार देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया वीजिंग साउंड होता है भैया, है ना। और एयरबॉर्न एलर्जेंस की वजह से हो रहा है तुम्हें वीजिंग साउंड, इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि ये बात कर रहे हैं अस्थमा की, ऑप्शन 2 अस्थमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल 2019 का आखिरी सवाल है, फिर जनरलाइज क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे बेटा नीट पैटर्न के। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? बोला टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है, अब आप बताओ इसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 है। हमें क्या फर्क पड़ता है बेटा इसकी रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, रेजिडुअल वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना ही नहीं है भैया, हमें मतलब है इनके टाइडल वॉल्यूम से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, क्योंकि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब था कि जब उसने नॉर्मल इनहेल किया, अब वो टोटल कितना एक्सहेल कर सकता है, तो कितना एक्सहेल कर सकता है, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को दोनों को ऐड कर दो 1500 ml। बोलो हाँ या ना,
तुम्हें इससे बाकी चीजों से तो कोई मतलब नहीं है। बी आंसर कौन दे रहा है भाई? बी आंसर कौन दे रहा है? कुछ भी आंसर दे रहे हो? ऑप्शन 1 PYQ वेल एंड गुड। PYQ बेटा डन डन आइडन डन हो चुका है। PYQ मजा आया? कैसा फील हो रहा है? कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? कर पाओगे या नहीं बेटा? बुआ बन जाऊं मैं? इस बार हो जाएगा? कर लेगी ना? पैसे तो बर्बाद नहीं करेगी? ऐसा प्रेशर में बिल्कुल, ऐसी बातों को बेटा एक कान से सुना करो और सुना भी मत करो बेटा, यहीं से यू टर्न लेके ना भेज दिया करो बुआ के पास ही, ठीक है ना? तो सिर्फ पढ़ाई करनी है मन लगा के और सब होगा भैया, सब होगा। सिर्फ पढ़ाई मन लगा के करनी है, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन बेटा हम नीट पैटर्न पे पूरा बेटा करते हैं और फटाफट से आंसर मार्क करते जाते हैं। हर एक टॉपिक से हमने छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है? चलिए चलिए ओके। मेरे अर्जुना के बच्चे बोलते हैं कि मैम को ना बुआ से कोई मेजर प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, हमेशा बुआ का एग्जांपल देती है मैम। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड एज, बेटा स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसे क्या बोला जाता है? स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसे बोला जाता है बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन और ट्रेकियल रेस्पिरेशन होती है जो ट्रेकियल सिस्टम से होती है, जो इंसेक्ट्स में मिलती है। ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air? ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में बेटा जो मेजर एक्सचेंज की साइट्स होती हैं वो कौन सी साइट होती है? क्या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं, क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, क्या कंडक्टिंग पार्ट? जो एक्सचेंज पार्ट है, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, वही तो बेटा, वहीं से तो मेजर एक्सचेंज होगा। जो एक्सचेंज पार्ट है तो एक्सचेंज पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट कंडक्शन कर रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स बेटा कंडक्शन कर रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी कंडक्शन कर रहा है। सो ऑप्शन 1 इज योर आंसर, ठीक है? अगला सवाल, एपिग्लॉटिस हेल्प्स टू, एपिग्लॉटिस जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ योर लैरिंग्स व्हिच कवर्स द ग्लॉटिस ऑफ द ट्रेकिया टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका साउंड प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ठीक है? यस। अगला क्वेश्चन, Which of the following causes an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis? इनमें से कौन सी चीज आपके thoracic chamber के वॉल्यूम को dorsoventral axis पर इंक्रीज करती है? dorsoventral यानी रिब्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी आपकी रिब्स और स्टर्नम स्लाइटली आउटवर्ड एंड अपवर्ड जाएगी, जिससे आपका जो वॉल्यूम है वो डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। रिलैक्सेशन तो है ही नहीं, रिलैक्सेशन तो है ही नहीं। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा थोरैसिक चेंबर का, बट एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन 1 इज योर आंसर, ऑप्शन 1 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा, द थोरैसिक चेंबर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय एक्स एंड वेंट्रली बाय वाई, व्हाट डू द एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट हियर? आपका थोरैसिक चेंबर जो होता है डॉर्सली बाय एक्स यानी डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, एंड बेटा वेंट्रली बाय योर ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम, लेटरली बाय योर रिब्स, एंड बेटा आपके नीचे से होता है डायाफ्राम। ये पूरे थोरैसिक चेंबर को बनाते हैं। यस सपोला आर्मी, जल्दी 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 करिए मेरी प्यारी प्यारी सपोलियों और सपोलो। सपोलियों में नहीं बोलती हूं क्योंकि जनरलाइज्ड है, सारे सपोले हैं। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आज कल वाले सपोले नहीं आए हुए यार, कल तो बड़ी स्पैमिंग हो रही थी। कल मेरे अर्जुना में भी बेटा आ गए थे सारे सपोले, रियल वाले, कोबरा, नाजा नाजा, वो वाले बेटा। नाम नाजा नाजा है, मन करता है चले जा, है ना? चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द एक्स। X humidifies the air to the body temperature. X clears it from the foreign particles. तो X क्या है? X humidify करता है, मैंने नहीं बजाया यार। X humidify the air to the body temperature. X clear it from the foreign particle. तो X is the conducting part बेटा। ये सारे क्या होंगे? एक्सचेंज पार्ट का वो है, ये सारे एक्सचेंज पार्ट को बनाते हैं। तो ये एक्सचेंज पार्ट तो नहीं है, कंडक्टिंग पार्ट ये चीज करता है। तो ऑप्शन 1 इज योर फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉगी। इनर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है, तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होगी? ये भी मैम कोई पूछने वाली बात है। लंग के कांटेक्ट में होगी, लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी, और दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन का काम ही होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड, एंड बेटा ये आपकी जो ब्रीदिंग स्मूथली हो पाती है इसी वजह से हो पाती है। ऑप्शन 1 इज योर आंसर।
अगला क्वेश्चन बेटा, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स? ये तो आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, स्पाइरोमीटर, ठीक है। स्टेथोस्कोप आगे लगाओगे जब तुम बेटा डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में मैं पढ़ाऊंगी ईसीजी में, जब आप हार्ट के बारे में भी पढ़ोगे। स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा कहां, ब्लड प्रेशर जब मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बीपी मेजर करने के काम में आती है। सो ऑप्शन 3 इज योर फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पाइरोमीटर कैन एक्सेस ऑल द लंग वॉल्यूम एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी कर सकती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी कर सकती है, टाइडल वॉल्यूम को भी कर सकती है, रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं करेगी, और रेजिडुअल वॉल्यूम जिन भी कैपेसिटीज में आता है उनको भी नहीं करेगी। ये सारे क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए आपको, इसीलिए हर एक छोटी बात भी आपको रिवाइज हो जाए बेटा। आपको इस वक्त लग रहा होता है बहुत छोटी बात है, एग्जाम हॉल में आपके लिए बिग डील होता है, इसीलिए पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, इन एल्वियोलाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? इसको ध्यान से पढ़िए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन बेटा तुम्हें दिख रहे हैं? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सच बात है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सच बात है। लो टेम्परेचर, सच बात है। CO2 कम है तो हाइड्रोजन आयंस भी कम है, हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच ज्यादा है बेटा, पीएच कम नहीं होगा, पीएच ज्यादा है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी। 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करें, चलिए। वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। वो वॉल्यूम ऑफ एयर बता दो जो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी तुम्हारे लंग्स में रह जाती है। तो जब आप नॉर्मल अभी कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, तो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम तो अंदर रहती ही रहती है, बट नॉर्मल एक्सहेल के बाद आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी प्रेजेंट होती है, याद है ना। क्योंकि जब आप फोर्सफुल एक्सहेल करते हो तो रेजिडुअल वॉल्यूम बचती है, बट जब आप नॉर्मल एक्सहेल करते हैं तो आपके एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ऑप्शन 3। सबको याद आ रहा है? जिसने भी रेजिडुअल वॉल्यूम मार्क किया है ना, चपेट लगाओ अपनी जोर से। अगर पूछा होता वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल के बाद जो बची रहती है वो रेजिडुअल होती है, नॉर्मल के बाद जो बची रहती है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। 50 बार करा चुकी हूं ये सेम क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल इनहेलेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द मसल्स? नॉर्मल इनहेलेशन को कराने के लिए इनमें से कौन से मसल्स काम में आते हैं बेटा? बोथ 1 एंड 2। आपकी बेटा डायफ्राम भी काम में आएगी, आपकी इंटरकोस्टल मसल्स भी आएंगी, आपकी एब्डोमिनल मसल्स यूज होती हैं जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन 4। चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन कीजिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाईएस्ट एट। सबसे हाईएस्ट CO2 का पार्शियल प्रेशर इनमें से कहां पे है बेटा? एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40, टिश्यू लेवल पे 45, एटमॉस्फेयर में 0.3, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाने वाला ब्लड, इसमें होता है 95 एंड 40, ठीक है। तो हाईएस्ट हो गया टिश्यू लेवल, हाईएस्ट हो गया टिश्यू लेवल, सही बोला ना बेटा, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, विच एंजाइम कन्वर्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड इन द रेड ब्लड सेल? कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। द फास्टेस्ट एंजाइम द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक सेकंड वाले सवाल भी बेटा आपकी नीट में आते हैं और मैक्सिमम वैसे वाले ही होते हैं, देख के ही पढ़ना है। बायो में टाइम सेव होगा तभी बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी तुम्हें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है उसमें ज्यादा टाइम दे पाओगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द सिस्टमिक आर्टरी? सिस्टमिक आर्टरी आयोटा की ब्रांच होती है, पल्मोनरी वेन से आया था जो ऑक्सीजन, उसमें 95 पार्शियल प्रेशर था, तो सिस्टमिक आर्टरी में भी बेटा 95 पार्शियल प्रेशर होगा, पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, मच लेस देन अ मिलीमीटर, 0.2 mm होता है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। चलिए द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, ये तो बेटा तुम्हें ना ऐड करने की भी डेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका टाइडल वॉल्यूम के लिए दिया होता है, ये आपके बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए दिया होता है, ये आपके बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए दिया होता है, तो ये सारे तो बेटा सिंपल आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है। डेफिनेटली जो हाईएस्ट दिया होगा बिना ऐड किए ही बेटा ये
एवरेज दिया हुआ है, एग्जैक्ट ऐड करने की कोशिश मत करना, वही टोटल लंग कैपेसिटी होगा, सिंपल, आपको कुछ ऐड करने की देखने की ही जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू। इंक्रीजिंग वैल्यू, सबसे कम टाइडल वॉल्यूम, टाइडल यानी कि ए, सबसे कम ए रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर आ गया बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, फिर आ गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, फिर आ गया आपका बेटा ये क्या किया है मैंने, फिर आ गया एबीसीडी यार, एबीसीडी ABCD EFG HIJK LMNOP LMNOPQ RST UVW XYZ butter on a bread. If you don't like, go to bed. Next Monday morning come to me and I will teach you zoology. ठीक है, चलो. The solubility of carbon dioxide is about beta 20 से 25 times higher than that of oxygen. Okay, option 1. अगला question. In the given diagram, एक तो X बेटा किसे लेबल किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लूरल मेम्ब्रेन को लेबल किया हुआ है. चलिए, आइडेंटिफाई द डायग्राम, करेक्ट X क्या है और X के फंक्शन. X इज द प्राइमरी साइट, X जो है प्लूरल मेम्ब्रेन को बेटा लेबल किया हुआ है. इट ब्रिंग्स द इनहेल्ड एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन अलोंग द लंग सरफेस. क्योंकि ये बेटा प्लूरल मेम्ब्रेन को लेबल किया हुआ है, इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है. चलो अगला क्वेश्चन. Which of the following factors favor the formation of कार्ब-अमीनो-हीमोग्लोबिन in tissue? इनमें से कौन से फैक्टर्स बेटा फेवर करते हैं कार्ब-अमीनो-हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को? कार्ब-अमीनो-हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बेटा व्हेन हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विद CO2 एट द टिश्यू लेवल. मैंने आपको बताया था जो भी फैक्टर आपको टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कराते हुए दिखेंगे, वो सारे फैक्टर्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जोड़ते हुए नजर आते हुए दिखेंगे. तो बेटा टिश्यू पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा, पीएच जो होगी बेटा लो और टेम्परेचर भी होगा ज्यादा. तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा, CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन कम. ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1. अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन. The figure given below shows a small part of the human lung where the exchange of gases takes place. In which of the following options given below any one part PQRST is identified correctly along with its function? P जो है बेटा वो है alveolar air. पहले देख लेते हैं यहां पे क्या क्या दिया हुआ है बेटा. R जो है रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली. आर बेटा एक तो प्लाज्मा में इन्होंने लेबल किया हुआ है, अगर आरबीसी लेबल भी की होती ना तो मेनली CO2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती. फिलहाल तो उन्होंने लेबल तो प्लाज्मा में दिखाया हुआ है. आर जो है आर्टीरियल कैप, अच्छा सॉरी क्यू बोला था ना, क्यू रेड ब्लड सेल, क्यू रेड ब्लड सेल तो है, क्यू रेड ब्लड सेल है बट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली नहीं करता है, ऑक्सीजन को मेनली ट्रांसपोर्ट करता है. आर जो है आर्टीरियल कैपिलरी है, पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. आर्टीरियल कैपिलरी तो है पल्मोनरी आर्टरी, बट ये टिश्यूज को नहीं देती है, ये लंग्स को देती है. पी जो है एल्वियोलर कैविटी है, बिल्कुल सही. मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बिल्कुल सही. ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन. Breathing involves two stages, inspiration during which atmospheric air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out. The diagram given below shows the mechanism of respiration. Inspiration, identify X and Y. Y diaphragm और volume. Ribs and sternum raised मतलब ये inhalation दिखाया हुआ है, तो diaphragm जो है contraction दिखाया हुआ होगा और volume of the thoracic chamber increased होगा. वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीज होगा क्योंकि बेटा इनहेलेशन को दिखाया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीज, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑप्शन 4 सही है. ये ऑप्शन 4 सबको समझ में आया कैसे है? इनहेलेशन दिखाया हुआ है बेटा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैसे ही बोला हुआ है इनहेलेशन दिखाया हुआ है. आपको बिना क्वेश्चन में दिए भी पूछ सकते हैं कि ये इनहेल है या एक्सहेल है. तो ये इनहेलेशन दिखाया हुआ है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर इंक्रीजेस. ठीक है. अगला क्वेश्चन बेटा. बिसाइड्स आरबीसी द ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन इन द सोल्यूशन. द परसेंटेज इज जस्ट 3%. द हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड. बेटा मैं आपको एक सच एज बीइंग अ टीचर मैं आपको एक बहुत छोटी बात बता रही हूं, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगी.
आपके एनसीईआरटी के कुछ ऐसे डेटा जो तुम्हें अभी लगता है ना कि तुम्हें याद होते हैं, जैसे ये 3%, 97%, 25% आप एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये सिली मिस्टेक्स भी करते हो बेटा। इसीलिए जितनी भी बारी ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, करते जाओ, इनको लाइटली नहीं लेना कि ये परसेंटेज वाला सवाल तो मेरे को आता था। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग प्रेशर होता है और उसमें आप भूलते हो ये डेटा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे परसेंटेज वाली चीजें भी ना याद रखना, बहुत आसान है बट एग्जाम में मौत आती है। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अस्थमा कॉजेज व्हीजिंग साउंड, बिल्कुल सही है। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ एम्फाइसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग, बिल्कुल सही है। ब्रोंकियोल्स आर डैमेज्ड इन एम्फाइसीमा, गलत, ठीक है। तो 1, 2 and 3 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 1। अगला सवाल, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट। छोटा एक और एडवाइस दे रही हूं, देख लिया करो यहां पूछा क्या है, चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट बोला है या चूज द ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बोला है। आप विश्वास मानो, आप ऐसी मिस्टेक्स करते हो बेटा एग्जाम में, तो यहाँ पे चूज द स्टेटमेंट्स विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी कई बार दे देते हैं, यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, करेक्ट है ना। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज लेस सेंसिटिव टू CO2 and hydrogen ion, false. Receptor associated with aortic arc and carotid artery can also recognize change in CO2 and hydrogen ions concentration. The role of oxygen in the regulation of respiration is quite significant. False. 1 and 3. Option 3. कितने लोगों ने इसमें 1, 3 and 4 आंसर दिया, ये बताओ। सच बताना, झूठ मत बताना। कितने लोगों ने ऑप्शन 4 आंसर दिया है, मुझे दिख भी रहे हैं। आपने ये नहीं पढ़ा ना, क्वाइट सिग्निफिकेंट दिया हुआ है। सिग्निफिकेंट होता है या इनसिग्निफिकेंट होता है, या इनसिग्निफिकेंट होता है? बहुत सारे बच्चों ने दिया है। चपेट लगाओ अपने आप को, सर पे बजाओ अपने, एक भूलोगे नहीं है कभी। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज इनसिग्निफिकेंट, ना कि सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मजे मजे में इजी, फिर अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ गया। नीट में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। गलत बात है बेटा, इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन 3। चलिए, ठीक है। चलो सच बताया, उसके लिए भी अप्रिसिएशन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स बेटा इनकरेक्ट हैं? CO2 इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, सच बात है मैम। आरबीसी कंटेन माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, माइन्यूट नहीं लार्ज क्वांटिटी होती है बेटा, लार्ज क्वांटिटी होती है, ठीक है। एट alveolar site HCO3 minus and H plus are formed. एल्वियोलाई की साइट पे HCO3 नहीं बनता है, टिश्यू की साइट पे बनता है, फॉल्स। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड 5 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई, 4 ml बेटा, 4 ml, फॉल्स। तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सही है ये, सही है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा खुद रीड करो, इसे एक बारी खुद रीड करो। एक बच्चे का एक डाउट है, मैं वो आपको अभी बताती हूं, एक सेकंड। अनीश, इसे रीड करो। एक बच्चे ने भी पूछा था कि मैम पीछे जो ये दिया हुआ था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं एनसीईआरटी खोल रही थी, कहां गया है ये वाला। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की है बेटा, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। सिग्नल वो देगा आरआरसी को, बट वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बिल्कुल ठीक है। न्यूरल सिग्नल ही तो है, यहां से सिग्नल आएगा तो इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम होगी, वो मतलब है इसका, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड द बेसमेंट अलोन। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं।
एक और होती है एंडोथीलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, बिल्कुल सही। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन, ये बात बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन CO2, उल्टा दिया हुआ है, CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, फॉल्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, बिल्कुल सही। पूछा क्या है? अच्छा, ट्रू कौन से, फॉल्स कौन सा है? 2 और 5 बेटा ट्रू है, 2 एंड 5 2 कहां है ये? बी 2 3 एंड 5 आर ट्रू। अच्छा 2 3 ये भी तो ट्रू है ना, 2 3 एंड 5 करेक्ट है, 2 3 एंड 5 आर ट्रू, 1 एंड 4 आर फॉल्स, 1 फॉल्स है और 4 फॉल्स है, करेक्ट है बेटा, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, ठीक है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ देर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। इंस्पायरेशन तभी होगा अंदर देर इज अ नेगेटिव प्रेशर, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। अंदर नेगेटिव प्रेशर होने का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर कम है, बिल्कुल इंस्पायरेशन तभी होगा। इट इज इनिशिएटेड बाय रिलैक्सेशन, कतई नहीं बेटा, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट द रिब्स, बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड जाएगा। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 2 to 6 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट कौन से हैं बेटा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। सो 2 इज इनकरेक्ट एंड बेटा 4 इज इनकरेक्ट, 2 and 4 ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, मैच द लिस्ट 1 with list 2 to find out the correct option. Larynx is the sound box, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी का हो गया 1, वैस्कुलराइज्ड बैग्स बेटा एल्वियोलाई, प्लूरा इज द डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स अराउंड द लंग्स, एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, सो ऑप्शन डी हो गया 2, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन बेटा, मैच द लिस्ट 1 with list 2 to find out the correct option. अर्थवर्म रेस्पायर्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इंसेक्ट्स बाय बेटा ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ए का 3, बी का 4 एंड मछली जल की रानी गिल्स यानी कि बी का 2, सॉरी सी का 2, और बेटा रेप्टाइल्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स, डी का हो गया 1, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 with list 2. टाइडल वॉल्यूम 500 ml बेटा, टाइडल वॉल्यूम बार बार रिवाइज हो रहा है, बार बार रिवाइज करो। ए का हो गया 4, दिमाग में डेटा फीड हो जाना चाहिए अब तक। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml बेटा, बी का हो गया 1, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, याद रखा मैंने बोला था 1100 पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम खत्म होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा 1100 से चालू होता है, डी का हो गया 3, ऑप्शन 3। मल्टीपल टाइम्स बेटा डेटा रिवीजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 with list 2, अगेन डेटा एंड डेफिनेशन, total lung capacity, the volume of air that is remain in the lungs after normal, the maximum volume of air a person can breathe in. Total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration is total lung capacity. For maximum inhale करने के बाद तुम्हारे पास कितना एयर बचता है, ए का हो गया 2, ऑप्शन ए, बाकी करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन 2, ठीक है। बाकी करने की जरूरत नहीं है, ए का 2 है, बाकी तो करने की जरूरत नहीं है, मतलब तुम मैच कर सकते हो। नाउ बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, alveoli get inflamed in asthma. In asthma, the patient has difficulty in breathing and produces a wheezing sound. इन्फ्लेमेशन अस्थमा में एल्वियोलाई की नहीं होती है, ताजा पड़ा है तो अभी तो गलती नहीं करोगे। एम्फाइसीमा में होती है एल्वियोलाई में प्रॉब्लम। अस्थमा में पेशेंट हैज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, प्रोड्यूसर्स अ व्हीजिंग साउंड, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई एंड टिश्यू अकर्स बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। चाहे आपकी बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो चाहे आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन हो, दोनों में डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन होता है। इन टिश्यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, बिल्कुल गलत। इन टिश्यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, CO2 इज हाई, यानी कि 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। 3 आंसर क्यों बोल रहे हो, 1 इनकरेक्ट क्यों बोल रहे हो? 3 कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं? 3 पीछे का दे रहे हो क्या? हाँ, पीछे का आंसर दे रहे हो, सही है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अर्थवर्म हैज ट्रेकियल ट्यूब्स, बिल्कुल भी नहीं। अर्थवर्म के पास ट्रेकियल ट्यूब्स नहीं होते, इंसेक्ट्स के पास ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। अर्थवर्म तो मैम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फ्लैटवर्म्स एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, ट्रू है बेटा। जितने भी आपने बेटा यूजुअली लोअर एनिमल्स पढ़े, लोअर एनिमल्स फ्लैटवर्म्स अब आगे पढ़ोगे प्लैटीहेल्मिन्थेस में आते हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन करते हैं अक्रॉस द बॉडी सरफेस। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2। अगला सवाल, लैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, बिल्कुल भी नहीं। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज। Pharynx is the common passage for food and air. During swallowing, glottis can be covered by a muscular epiglottis. Glottis को epiglottis से तो कवर किया जाता है, but it is a cartilaginous flap बच्चों। It is a cartilaginous flap. It is a cartilaginous flap. मैंने गलत मार्क कर दिया है क्या? पीछे मैंने गलत मार्क कर दिया है क्या? क्या गलत मार्क कर दिया है? एक बार ये बता दो प्लीज, क्या गलत मार्क कर दिया है? अच्छा बता दो आराम से, इतने सारे बेटा मैसेज कमेंट्स आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसका तो ऑप्शन 4 है, चलो ठीक है, इसका ऑप्शन 4 है। कौन सा वाला क्वेश्चन का गलत मार्क कर दिया है मैंने? कौन से क्वेश्चन को गलत मार्क कर दिया है? ये तो करेक्ट है, इसमें दोनों गलत हो गए ना। ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जो होता है वो मस्कुलर नहीं है ना, एपिग्लॉटिस मस्कुलर नहीं है। फैरिंग्स कॉमन पैसेज है, इसका 4 हो गया। अब इसका पहला वाला क्वेश्चन ये है, अच्छा सॉरी, हाँ 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, अभी सही है। इससे पहले वाला बोला सही है, मार्क गलत किया है ना, ऑप्शन 3, ठीक है। मैंने समझाया करेक्ट और मार्क गलत कर दिया ना, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। ये वाला क्लियर हो गया ना बेटा, मस्कुलर नहीं है, ये क्या है बेटा? हाँ, मस्कुलर नहीं है, ये है कार्टिलेजिनस, तो भी ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और वो फैरिंग्स है, लैरिंग्स नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 7th thoracic vertebrae, नहीं, ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae. Terminal bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Rings are not present in the terminal bronchioles बेटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे रिंग्स नहीं होती हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा, बिल्कुल सही है, लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर प्लूरा। पेराइटल प्लूरा टुवर्ड्स द लंग सरफेस, बिल्कुल भी नहीं, इट इज टुवर्ड्स द थोरैसिक लाइनिन, पेराइटल प्लूरा, एंड बेटा विसल प्लूरा इज टुवर्ड्स द लंग्स, यानी कि 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2, ठीक है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 5 ml ऑक्सीजन गिवन टू द टिश्यूज, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन आप टिश्यूज को देते हैं। कंडीशंस एट टिश्यू लाइक हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, हाई हाइड्रोजन आयंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। जो आपके टिश्यूज में कंडीशन होती है बेटा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बिल्कुल होता है, हाई CO2, हाई टेम्परेचर होता है, हाई हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये फेवरेबल कंडीशन होते हैं फॉर डिसोसिएशन, नहीं फॉर एसोसिएशन, नॉट फॉर डिसोसिएशन बेटा। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन की तो ये एसोसिएशन करवाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कराते हैं। ध्यान से पढ़ना है बेटा। बताओ सबको ये बात समझ में आई तो मुझे थम्स अप दे देना। कंडीशन सारी सही दी हुई है, बट ये कार्बमिनो हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन कराएंगे, यानी कि 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, सही है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन,
An increase in the pulmonary volume increases the intrapulmonary pressure more than the atmospheric pressure, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बस. An increase in the pulmonary volume increases the intrapulmonary pressure more than the atmospheric pressure. अगर आपके पल्मोनरी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है तो आपके पल्मोनरी प्रेशर में भी बढ़ोतरी होगी क्या? नहीं बेटा. अगर आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आपका पल्मोनरी प्रेशर कम होगा ना कि ज्यादा होगा. ये फॉल्स है. वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Relaxation of diaphragm and external intercostal muscles reduces the thoracic volume. Yes, exactly. आपका diaphragm relax हुआ और आपका external intercostal muscles relax हुआ, आपका बेटा volume of the thoracic chamber decrease. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो 1 is incorrect, 2 is correct. Option 3. Option 3. ठीक है. अगला क्वेश्चन. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 oxygen molecules. बिल्कुल सही है मैम. एक हीमोग्लोबिन 4 मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है. अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2. बिल्कुल सही है बेटा. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आपको एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है क्योंकि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हो वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता है, बट एक टाइम के बाद बेटा मैक्सिमम सैचुरेशन आ जाती है. सो ऑप्शन 1 इज योर आंसर. करेक्ट है. अगला क्वेश्चन. असर्शन रीजन. During the exhalation, the pressure inside the thoracic cavity is higher than the atmospheric pressure. जब आप exhale कर रहे होते हैं, exhale करते वक्त में pressure inside the thoracic cavity is higher than the atmospheric pressure. बिल्कुल सही है. तभी तो आप exhale कर पाते हैं. तभी तो आप exhale कर पाते हैं, है ना? Exhalation is a process that involves contraction of the respiratory muscles. नहीं, false. Exhalation is a process बेटा where you have to relax the muscles. Diaphragm relax होती है, intercostal muscles relax होते हैं. So assertion is true, but the reason is false. Option 3. ठीक है. अगला question. The oxygen dissociation curve of hemoglobin is S shape. Studying the effect of factors like PCO2, hydrogen ion concentration, etc. on the binding of oxygen with hemoglobin. बोला ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो शेप होता है वो एस शेप होता है. एंड बेटा यहां पे कुछ तो लैंग्वेज मिस हुई है, मतलब इट इज हेल्पफुल यहां आना चाहिए. It is helpful in studying the effect of factors like PCO2, hydrogen ion concentration on the binding of oxygen with hemoglobin. बिल्कुल सही. यही तो हमने पढ़ा था कि बाकी सारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, ये उसकी बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से आपको समझ में आता है. ग्राफ की शिफ्टिंग भी होती है एक्चुअल में, है ना. द कर्व शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. बिल्कुल सही है बेटा. हाँ, ऑप्शन 3, द कर्व शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये रीजन भी तो सही है. द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व of hemoglobin is S shape and it is helpful in studying the effect of partial pressure like PCO2, hydrogen ion concentration on the binding of oxygen with hemoglobin. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. नहीं, इसमें बेटा देखो द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज एस शेप. एस शेप होता है ना. और बोला है द curve is also helpful in understanding the partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration etc. on the binding of oxygen with hemoglobin. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. वैसे देखा जाए ना बेटा तो कर्व शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. कर्व जो है ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ में दिखाता है. क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? बी डिफरेंट है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो. आप क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा. डिसोसिएशन भी तो हो सकता है. क्या डिसोसिएशन हो सकता है? द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज एस शेप एंड इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक ऑन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा तुम क्या बोल रहे हो. मैंने अभी आंसर नहीं दिया है, मैंने सिर्फ दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट बोला है बेटा. मैंने कोई आंसर नहीं दिया है, मैंने अभी कोई आंसर नहीं दिया है.
मैंने कहा है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है वो एस शेप होती है और वो हेल्पफुल होती है, आपको ये समझने में मदद करती है कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं जैसे हाइड्रोजन आयंस, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जैसे कि ऑन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। बेटा तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो या तुम कंफ्यूज हो? मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं है, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन अभी दी ही नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। मैंने अभी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी है यार, तुम क्या कर रहे हो भाई? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, क्या कर रहे हो तुम? द कर्व शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? नहीं, अभी देखो बेटा, जो कर्व है वो डेफिनेटली ये शो कर रहा है हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तभी तो आपको बेटा धीरे 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 एस शेप दिखता है। यहां पे बेटा दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसका आंसर ना फिर भी मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको ऑप्शन ए या बी में मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये आपको एस शेप को तो बता रहा है, बट ये इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये आपकी एक्सप्लेनेशन इस रीजन से नहीं मिल रही है, ठीक है? तो मैं इसका फिर भी बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर बताऊंगी कि ए या बी में से कौन सा होगा, लेकिन दोनों करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक थम्स अप दे दो यार, एक थम्स अप दे दो, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपकी बाकी सारे फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं वो आपको इस लाइन से नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? बट आई विल क्लियर दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट। बेटा तुम बेफालतू की स्पैमिंग करते हो, बताओ, तुम बेफालतू की स्पैमिंग करते हो, तुम पढ़ रहे हो, लास्ट में क्लास एंड होने वाला है, तुम वैलिड चीजें पूछा करो ना यार, इनवैलिड चीजें क्या पूछते हो? तुम स्टेटमेंट को ही गलत बोल रहे हो, और इतने कमेंट्स रहते हैं कि ना ये आइडेंटिफाई कर पाना कि तुम्हें जेन्युइन कोई कंसर्न है वो भी बड़ा मुश्किल होता है। क्यों करते हो ऐसे? ठीक है, इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द ब्लड लीड्स टू इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, अगर आपका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, अगर आपका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो बेटा ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी, तभी तो उसको एक्सेल आउट कर पाओगे। हाई PCO2 बेटा स्टिमुलेट्स द कीमो रिसेप्टर्स, बिल्कुल सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जैसे जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो आपके कीमो रिसेप्टर्स उसे डिटेक्ट करते हैं, और उसी की वजह से तो बेटा सिग्नल मिलता है कि तुम्हें एक्सेल आउट करना है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया, थम्स अप दे दो बेटा अगर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, CO2 travels as bicarbonate dissolved in the plasma to the alveoli। CO2 जो होता है बेटा वो बाइकार्बोनेट, ट्रेवल्स एज बाइकार्बोनेट डिसॉल्व इन द प्लाज्मा टू एल्वियोलाई। बिल्कुल सही है बेटा, जो CO2 होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है एज बाइकार्बोनेट, क्योंकि बनता तो बाइकार्बोनेट आपके आरबीसी के अंदर है, और जब उसे ट्रैवल करना होता है तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर बेटा वो एल्वियोलाई में ट्रैवल करती है, ठीक है, ट्रू है। बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड एट एल्वियोलर साइट, गलत बात है बेटा, बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड एट द टिश्यू लेवल। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3, ठीक है। लास्ट में आते आते बेटा तुम्हें कुछ ना कुछ तो कांड करना ही होता है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट्स द कंडक्टिंग पार्ट। बोला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जाओगे तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द टिश्यूज। बिल्कुल गलत बात है बेटा, कंडक्टिंग पार्ट का काम टिश्यूज तक एयर को बिल्कुल भी लेके नहीं जाना होता, टिश्यूज तक एयर को नहीं लेके जा रही है। कंडक्टिंग पार्ट जो होती है बेटा वो एयर को लेके जाती है आपके एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज पार्ट तक। फॉल्स। और क्या बेटा आपकी पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स या अप टू कौन से पार्ट तक होता है बेटा? आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आपकी एल्वियोलर डक्ट और आपकी एल्वियोलाई, वो एक्सचेंज जोन को बनाती है। आपकी जो कंडक्टिंग जोन होती है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स, ऑप्शन ही नहीं है ना।
एंड रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, ऑप्शन 4। ठीक है, बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन 4 बोथ आर रॉन्ग, ये भी फॉल्स है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है, थम्स अप दे देना। ठीक है, हाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है, ऑप्शन नहीं है बट कोई बात नहीं, ऑप्शन हमारे ही बनाए हुए हैं, हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो बस लास्ट के 3 सवाल है बेटा, लास्ट के 3 सवाल है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैन कॉज सीरियस लंग डैमेज। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। और रीजन कह रहा है लॉन्ग एक्सपोजर टू द डस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री कैन गिव राइज टू द इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस एंड दस द लंग डैमेज। इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है कि लंग डैमेज कैसे हुआ। जब आप बेटा लॉन्ग एक्सपोज रहते हो इन डस्ट पार्टिकल से, जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में है, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में है, तो आप डस्ट के कांटेक्ट में आते हो, उन्हीं डस्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से फाइब्रोसिस हुई, जिससे बेटा तुम्हें लंग डैमेज हुआ। यानी कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बिल्कुल सही, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को बेटा मॉडरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, और इसी तरीके तो बेटा मॉडरेट करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल आता है वो रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, एंड दिस इज हाउ इट एक्चुअली मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से तो करता है ना, सही बात है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, थम्स अप दे देना। और लास्ट क्वेश्चन बेटा, और लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू, आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया। इसे करिए एक बारी। स्मोकिंग कैन डैमेज द एल्वियोलर वॉल एंड लीड टू अस्थमा। फॉल्स, इसमें भी ऑप्शन नहीं है क्या? एम्फाइसीमा रिड्यूसेस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। बिल्कुल सही बात है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन 4 वो वाले का ना क्वेश्चन का एक बारी बेटा देख लेंगे, बट आई होप बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। ठीक है, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एस शेप होता है, हेल्पफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। द कर्व शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वो एस शेप आता है। देखो फर्स्ट लाइन को तो एक्सप्लेन कर रहा है बट सेकेंड लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं एक बारी ना इसको कंफर्म करके ना कि 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन की ना एक्सप्लेनेशन है, बाइंडिंग को दिखा रहा है, तो जैसे जैसे बाइंड करता है सैचुरेशन बढ़ती है, तो वैसे वैसे बेटा एस शेप आता है। बट स्टिल आई विल चेक दिस क्वेश्चन वंस एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। आई होप बेटा आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ में लास्ट तक अटेम्प्ट किए और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया मेरे साथ में। ठीक है, तो एक बारी मैं उसको देख लूंगी और बाकी मैं कमेंट में आप लोगों के जो कमेंट होता है उसी में पिन करा दूंगी। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्लास अटेंड की लास्ट तक, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और कल हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, और पढ़ाई करके आइए आप लोग, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप लोगों को चैप्टर याद हो गया कि नहीं, एक एक डेटा एक एक चीज आपको फीड हुई कि नहीं, आपने इतने क्वेश्चंस किए, हर टॉपिक से क्वेश्चन किए। आई होप तुम्हें ये फील आ रहा होगा कि अब मेरे को ना डेटा, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। गाना कल की क्लास में गा दूंगी, आज तो मैंने सुबह गा भी दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं कल की क्लास में, पक्की बात है बेटा, मेरी गला भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए गाना सुना दूंगी। तब तक बेटा पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए, धन्यवाद बेटा। लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो बेटा। एज आई टोल्ड यू, दिस इज गोइंग टू बिल्ड योर फ्यूचर, और आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।